एक आतंकवादी है, भारत का मुजरिम। 83 करोड़ रुपए का उसके सर पर इनाम है। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का वो मास्टरमाइंड था और फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन वहीं बैठकर राजनीति कर रहा है और उसके वरदहस्त वाली पार्टी, जिसमें उसका बेटा भी है, पाकिस्तान के आम चुनाव में खड़ी हो रही है। बेटे ने सांसदी के लिए पर्चा भरा है। ये कहानी लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद की है और एक विडंबना जानिए। जिस समय हाफिज सईद की पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई अपना चुनाव सिंबल बचाने के लिए भटक रही है। आज के शो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या एक आतंकवादी की पार्टी अब पाकिस्तान चलाएगी। पाकिस्तान के बाद चलेंगे फ्रांस, जहां से 276 भारतीयों को वापस भेजा गया। ये लोग निकारागुआ जा रहे थे। फ्रांसीसी अधिकारियों को टिप मिली कि उनकी तस्करी हो रही है। उन्हें निकारागुआ से अमेरिका भेजने का वादा हुआ था। जानेंगे ये लोग इस निकारागुआ का रूट का सहारा क्यों लेते हैं, क्योंकि डंकी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, हकीकत है। 7,000 लोगों का एक जत्था है, वो भी अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है वहां पर दाखिल होने के लिए, और इसने इस महाशक्ति की नींद उड़ा दी है। इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। यहां 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने वाले हैं, संसद के निचले सदन यानी नेशनल असेंबली और 4 राज्यों की विधानसभाओं के लिए। नेशनल असेंबली का स्वरूप कमोबेश भारत की लोकसभा जैसा है। यहाँ पर बहुमत हासिल करने वाले दल या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बनता है। वोटिंग से पहले उम्मीदवार पर्चा भर रहे हैं। 30 दिसंबर आखिरी तारीख है और उससे पहले 25 दिसंबर को खबर आई कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी पीएमएमएल ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। पीएमएमएल हाफिज सईद के साए वाली पार्टी है। हालांकि पार्टी के नेता प्रकट तौर पर इस संबंध से इनकार करते हैं। दिलचस्प यह है कि आतंकवादी हाफिज का बेटा तलहा सईद भी इसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला है। हाफिज सईद की कहानी क्या है? पैदाइश पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 1950 में। उसका दावा है कि उसके घर वाले शिमला से लाहौर गए थे। विभाजन में परिवार के 36 लोग मारे गए, ये भी वो कहता है। सईद का परिवार रसूख वाला था। पढ़ाई के लिए सऊदी अरब जाने का उसे मौका मिला और वहां उसकी मुलाकात अब्दुल्ला आजम से हुई। आजम फिलिस्तीन का रहने वाला था, सऊदी अरब में पढ़ाता था। 1979 में सोवियत अफगान युद्ध शुरू हुआ तो वो पाकिस्तान आया और वहां मकतब अल खिदमत की स्थापना की। ये गुट अरब देशों से आने वाले जिहादियों को लड़ने के लिए तैयार करता था और फिर उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाता था। उसी दौर में हाफिज सईद पाकिस्तान लौटा और तब जनरल जियाउल हक की सरकार के दौर में उसने सरकारी काउंसिल में जगह हासिल की। फिर लाहौर यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई। 1985 में हाफिज सईद और जफर इकबाल ने फिर मिलकर जमात उद दावा की बुनियाद रखी। मकसद चैरिटी बताया, हालांकि ये बैकडोर से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। 1986 में हाफिज सईद, अब्दुल्ला आजम और दूसरे इस्लामिक नेताओं ने मिलकर एक नया गुट बनाया, मरकज उद दावा वल इरशाद MDI। फिर आया 1989 का साल। 24 नवंबर को पेशावर में एक कार में बम धमाका हुआ जिसमें अब्दुल्ला आजम मारा गया। आज तक दोषी का पता नहीं चला। हालांकि एक थ्योरी चलती है कि धमाके के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। आजम की मौत के बाद हाफिज सईद ने अपना फोकस जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। 1990 में उसने लश्कर तैयबा बनाने में मदद की। इसको MDI का मिलिट्री विंग कहा गया। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लश्कर के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सपोर्ट और सऊदी अरब का पैसा था। आगे चलकर लश्कर ने ग्लोबल जिहाद का नारा दिया। फिर 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ। इसमें लश्कर का हाथ था। भारत ने पाकिस्तान पर फिर दबाव डाला। हाफिज सईद को कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान ने हिरासत में रखा, लेकिन फिर वो रिहा कर दिया गया और इसके बाद उसने MDI का नाम बदलकर जमात उद दावा कर दिया। ये साबित करने की कोशिश की कि लश्कर से उसका संबंध नहीं है। फिर जुलाई 2006 में मुंबई की ट्रेन्स में सीरियल ब्लास्ट हुए। उसमें भी हाफिज सईद का नाम आया। कुछ समय के लिए पाकिस्तान ने फिर जेल में रखा और फिर कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया। फिर आया 2008 का साल। 26 नवंबर को पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई में तबाही मचाई। 166 लोगों की जान ली, 300 से ज्यादा घायल हुए। हमले में फिर लश्कर का नाम आया और भारत ने UN में हाफिज सईद के खिलाफ दरख्वास्त लगाई, बैन लगाने और आतंकवादी घोषित करने की मांग की। सईद ने कहा आरोप गलत है। जमात उद दावा और लश्कर का आपस में कोई लेना देना नहीं और ये भी कहा कि मैं कभी लश्कर का मुखिया नहीं रहा।
लेकिन यूएन ने सबूतों पर गौर किया। दिसंबर 2008 में सईद और जमात उद दावा पर बैन लगा दिया गया। 2012 में अमेरिका ने सईद पर 83 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। वो भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी है। पाकिस्तान में उसको कई बार अरेस्ट किया गया, लेकिन वो हर बार छूट जाता था। जब भी वो बाहर निकलता, जलसों में भारत के खिलाफ जहर उगलता, कश्मीर पर लोगों को भड़काता। फिर 2019 में पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव पड़ा। आईएमएफ की फंडिंग बंद हुई, यूएन ने प्रेशर डाला। उसी बरस सईद पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय हुए और जुलाई 2019 में उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अलग अलग मामलों में उसे 30 बरस से ऊपर की सजा सुनाई जा चुकी है। हाफिज सईद अभी लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है। ये पाकिस्तान सरकार का दावा है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सईद जेल में नहीं है, बल्कि अपने घर में रह रहा है। आज हाफिज सईद की कहानी क्यों? जैसा हमने पहले बताया, उसके सपोर्ट वाली पार्टी पाकिस्तान के आम चुनाव में खड़ी हो रही है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMML, चुनाव निशान कुर्सी। पार्टी के मुखिया खालिद मसूद सिंधु हैं। माना जाता है कि इस पार्टी को तमाम फंडिंग हाफिज सईद के अनजान सोर्सेज से मिलती है। हालांकि PMML कहती है हम अलग हैं। उनके दावे में दम नहीं लिखता। लेकिन सईद ने 2018 के चुनाव में अल्लाहू अकबर तहरीक नाम की पार्टी को सपोर्ट दिया था। उस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी ने वेलफेयर स्टेट का नारा दिया था। सईद ने इस बार PMML का सहारा लिया। ये भी वेलफेयर स्टेट लाने की बात कर रही है। इस मसले को और विस्तार समझने के लिए हमने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार एजाज सैयद से बात की। एजाज द सीक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान वॉर ऑन अलकायदा किताब लिख चुके हैं। हमने उनसे पूछा PMML में हाफिज सईद या उसके गुट का कितना दखल है। देखिए, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग उन अनासर और उन अफराद पर ज़्यादातर मुश्तमिल है जो माजी में जमात उद दावा से मुंसलिक थे। और जमात उद दावा वो तंजीम है जिसे भारत में लश्कर तैयबा के तौर पे जाना जाता था। जमात उद दावा पहले लश्कर तैयबा के जन्म से ही के वतन से ही जन्म लिए। ये जो तंजीम है या ये जो पार्टी है, दरअसल आपको पता है कि एक प्रोसेस शुरू किया गया था मिलिटेंट्स को डी रेडिकलाइज करने का। मिलिटेंट्स और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो डी रेडिकलाइजेशन का जो प्रोग्राम था, उनमें उनकी एक मेन स्ट्रीमिंग भी थी। इसी सिलसिले में ये पार्टी बनाई गई और ये पार्टी पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें रजिस्टर हुई और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसकी सारी मुकम्मल करके वो पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। पहले भी वो माजी में भी इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं। हाफिज सईद साहब का इससे लिंक इस तरह से नहीं है क्योंकि हाफिज सईद साहब जेल में हैं। ये लोग जो इस पार्टी में हैं वो जो है माजी में जमात उद दावा से मुंसलिक रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस पार्टी का अपना एक सरबराह है, अपना फैसला साजी का मैकेनिज्म है। माजी में आपको पता है कि हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में लश्कर तैयबा के ऊपर एक कंप्लेंट आती रही कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान में भी कार्रवाई हुई है। इसी वजह से हाफिज सईद जो हैं वो जेल में हैं और जो जो जमात उद दावा थी उसको अमली तौर पर डिसमेंटल कर दिया गया है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हाफिज सईद की क्या भूमिका है? जेल जाने से पहले और जेल जाने के बाद इसमें क्या बदलाव आए हैं? देखिए, जो हाफिज सईद थे वो कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं थे, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान में। जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है उसके हवाले से वो जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब तक का जो सबसे बड़ा इत्तेहाद है मुत्तहदा मजलिस अमल, वो उसको सपोर्ट करते रहे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ प्रीवियसली जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन की एक तंजीम बनी हुई थी मुत्तहदा जहाद कौंसिल, उसमें रुकन थे। लेकिन फिर पाकिस्तान ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और इनको डिसमेंटल कर दिया गया। अब जब से वो जेल में हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर रहा नहीं है। जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है, ये भी कोई इतनी पॉपुलर जमात यहाँ पर नहीं है। इनके कुछ इंडिविजुअल पॉपुलर हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इन्होंने चैरिटी में बहुत काम किया है, स्कूल खोले हैं, हॉस्पिटल्स खोले हैं, लोगों की हेल्प बहुत की है। पाकिस्तान में इनका चेहरा ये है। जो अफगानिस्तान है या हिंदुस्तान है वहाँ पर इनकी इंट्रोडक्शन एज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पाकिस्तान में ये डिफरेंट तौर पर काम करते रहे। एक तरफ हाफिज सईद से संबंध रखने वाली पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही, जबकि दूसरी तरफ PTI अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। इसके पीछे का खेल क्या है और इसके पीछे कौन कौन सी पार है? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंपैरिजन है
मरकजी मुस्लिम लीग से वो शायद उसकी ग्राउंड्स को बहुत ज़्यादा नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको इमरान खान लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनको इलेक्शन के बहुत सारे प्रोसेस से दूर किया गया है। कुछ तो लीगल ग्राउंड्स हैं और कुछ लीगल ग्राउंड्स नहीं है। जो बैट का निशान है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है कि बैट इनका जो इलेक्शन सिंबल है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़र में जो जो रिक्वायरमेंट है अंडर द इलेक्शन रूल्स इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, वो प्रॉपरली नहीं की गई। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो पीटीआई है उसका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टकराव चल रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट के टकराव की वजह से सिस्टम भी पीटीआई के खिलाफ काम कर रहा है। पाकिस्तान का चैप्टर यहीं रोकते हैं, अब चलते हैं फ्रांस। 21 दिसंबर को यूएई से निकला एक विमान फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट पर उतरा। तेल भरवाने के बाद इसे सेंट्रल अमेरिका में बसे देश निकारागुआ जाना था, लेकिन प्लेन को रनवे पर ही रोक कर रखा गया। कुछ देर बाद पुलिस आई, पता चला प्लेन में 303 भारतीय सवार हैं, उन्हें नीचे उतरने के लिए कहा गया। दरअसल पुलिस को टिप मिली कि उस प्लेन से मानव तस्करी हो रही। पूछताछ के बाद 276 लोगों को भारत लौटने की इजाजत मिली। वे 26 दिसंबर की सुबह मुंबई पहुंचे। भारतीय अधिकारियों ने 5 घंटे तक उनसे पूछताछ की, उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया। 25 लोगों ने फ्रांस में रहने के लिए शरण मांगी, जबकि 2 को शक के आधार पर कोर्ट में पेश किया गया। वो अभी भी फ्रांस में है। सवाल यह कि मानव तस्करी की बात आई क्यों? क्योंकि अमेरिका में शरण की चाह रखने वालों के लिए निकारागुआ एक पॉपुलर लैंडिंग पॉइंट बनकर उभरा है। हर साल लाखों लोग मैक्सिको वाला बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। 2022 और 2023 मिलाकर ऐसे 40 लाख से ज़्यादा लोगों को रोका जा चुका है। इसमें कई भारतीय थे। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 96,917 भारतीयों ने अवैध तरीके से अमेरिका में एंट्री की कोशिश की। अवैध तरीका यानी बिना वीज़ा के। लेकिन निकारागुआ ही क्यों? इसके लिए आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिकी महाद्वीप का ये नक्शा देखना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वो नॉर्थ की तरफ है। उसके ऊपर कनाडा पड़ता है। कनाडा दुनिया की सबसे विकसित देशों में गिना जाता है, इसलिए कनाडा से अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की घटना कम होती है। लेकिन नीचे यानी दक्षिण की तरफ ऐसा नहीं है। अमेरिका के दक्षिण में कौन से देश हैं? कुछ बड़े नाम जानिए। मैक्सिको, अल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरास, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, और नीचे जाएं तो कोलंबिया, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला जैसे देश आते हैं। इसमें ज़्यादातर देशों में भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी बेकाबू स्थिति में है। अपराध चरम पर है। आम लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं। पर सिर्फ साउथ अमेरिका के देश ही नहीं है जहां से अवैध ढंग से घुसने वाले लोग पहुंचते हैं। हेती, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भारत जैसे देशों से भी ये लोग पहुंचते हैं। इन्हें अमेरिका में उम्मीद दिखती है, पर सबको वीज़ा नहीं मिलता, यानी वैध रास्ता सीमित है। तब ये लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। वे ऐसे देश से पैदल सफ़र शुरू करते हैं जहाँ की इमिग्रेशन और बॉर्डर पॉलिसी लचीली है, कागजात का झंझट कम, या जहाँ उन्हें अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। फिर जत्थे में सफ़र करना कम मुश्किल होता है। इकलौता मकसद यूएस की सीमा में घुसना। हालांकि सब इसमें कामयाब नहीं हो पाते। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है या फिर वापस लौटा दिया जाता है। कुछ समय पहले तक लोग चिले या ब्राज़ील से सफ़र शुरू करना पसंद करते थे, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच था, डेरियन गैप। ये डेरियन गैप क्या है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली सड़कों के जाल को पैन अमेरिकन हाईवे कहते हैं। ये अलास्का से लेकर अर्जेंटीना तक फैला है, बीच में एक जगह को छोड़कर। पनामा और कोलंबिया की सीमा पर लगभग 160 किलोमीटर का घना जंगल है। इसमें कोई सड़क नहीं है। साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ जाने के लिए पानी या समुद्री रास्ता लेना पड़ता है, लेकिन शरणार्थी इससे बचते हैं। यूँ तो जंगल खतरनाक जानवरों, अपराधियों और तस्करों से भरा है। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, फिर भी शरणार्थी डेरियन गैप को चुनते हैं। ये उन्हें कवर देता है। ये सब 2021 तक चलता रहा। फिर डेरियन गैप से आना जाना कम होने लगा। ऐसा क्या हुआ 2021 में? नवंबर के महीने में निकारागुआ में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। डेनियल ओर्टेगा ने लगातार चौथी बार चुनाव जीता और विरोधियों को डाल दिया फिर जेल में। फ्री प्रेस पर लगा दिया ताला। तब अमेरिका ने निकारागुआ और ओर्टेगा पर कई प्रतिबंध लगाए। इन सबके बावजूद ओर्टेगा चुनाव जीता। चुनाव जीतते ही वीज़ा की शर्तें घटाई, फीस कम कर दी, यूएस जाने वालों के लिए अपना बॉर्डर खोल दिया। निकारागुआ डेरियन गैप से ऊपर पड़ता, यानी जंगल पार करने की अब जरूरत नहीं रही। इस तरह निकारागुआ शरणार्थियों के बीच पॉपुलर लैंडिंग पॉइंट हो गया। और उससे फायदा क्या हुआ? 2। पहला, माइग्रेशन फीस। निकारागुआ अपने यहाँ लैंड करने वाले शरणार्थियों से वीज़ा फीस लेता है, साथ साथ चार्टर प्लेन से लैंडिंग के लिए चार्ज करता है। इससे उसका खजाना भर रहा है। और दूसरी बात, वो शरणार्थियों को शय देकर अमेरिका पर दबाव डाल सकता है। अमेरिका अभी तक नहीं झुका, लेकिन जिस तेज़ी से संख्या बढ़ रही है उसको कुछ फैसले लेने होंगे। इसी कड़ी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का मैक्सिको दौरा तय हुआ। लगभग 7,000 शरणार्थियों का एक कारवां है जो मैक्सिको से निकलकर अमेरिका के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम निकारागुआ की बात कर रहे थे, अब मैक्सिको। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
इस जत्थे में भी कुछ भारतीय और बांग्लादेशी हैं। कई लोग महीनों से मेक्सिको और ग्वाटेमाला के बॉर्डर पर रुके भी हुए हैं। मेक्सिको क्यों नहीं रोक रहा है इनको? राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर का कहना है कि हमने कोशिश की पर नहीं रोक पाए। मेक्सिको ने सितंबर 2023 में अमेरिका के साथ डील की थी और कहा था कि अवैध शरणार्थियों को उनके घर वापस भेजा जाएगा, पर संख्या इतनी ज्यादा कि सबको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए मेक्सिको मदद मांग रहा है, अमेरिका से कह रहा है कि लैटिन अमेरिकी देशों पर लगाए प्रतिबंध कम करो। एक गिव एंड टेक चल रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। और इसके पीछे वो क्या बता रहे हैं वजह, कि हमारे यहाँ का आर्थिक संकट अगर सुलझेगा तो आपके यहाँ ये जो शरणार्थियों का, अवैध घुसपैठियों का दबाव है, ये घटेगा। 27 दिसंबर को ब्लिंकन इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं मैक्सिको में। बात बन गई तो ठीक, नहीं बनी तो ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहेगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। एक जरूरी खबर और जानते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 25 दिसंबर को रूस पहुंचे। उनका दौरा 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान वो रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मांतुरोव से मिलेंगे। भारत और रूस के शीर्ष नेताओं के बीच हर साल बैठक की व्यवस्था है। इसके तहत एक बरस भारतीय प्रधानमंत्री रूस का दौरा करते हैं, अगले बरस रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं। पर रूस यूक्रेन जंग के बाद ऐसा नहीं हो सका। ना तो पुतिन भारत आए, ना ही प्रधानमंत्री रूस गए। आखिरी समिट दिसंबर 2021 में हुई थी नई दिल्ली में, तब पुतिन ने भारत का दौरा किया था। इस बरस पीएम मोदी को जाना था पर नहीं गए। कोई वजह भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई। जयशंकर की इस विजिट का मतलब क्या है? भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग मॉस्को में हुई थी। उनके रूसी अधिकारियों से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। भारत की विदेश नीति तय करने में अब तो हम जानते हैं उनकी अहम भूमिका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्हें भेजकर भारत ने अमेरिका को भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि रूस अभी भी हमारा एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारी दोस्ती कमजोर नहीं पड़ी। हाल के वक्त में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर अमेरिका ने भारत को संशय में डाला। अमेरिका का आरोप, भारत सरकार ने अमेरिका में पन्नू को मरवाने की साजिश रची। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिपब्लिक डे परेड का न्योता ठुकराया, जिसके चलते भारत अमेरिकी संबंधों में खटास हुई। इसलिए इस यात्रा पर सबकी नजर है। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुभ रात्रि।